हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी क्लास में हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रैम की बात लास्ट क्लास में की थी। अब हम रोम के बारे में आज की क्लास में स्टडी करेंगे। देखिए, रोम का जो फुल नेम होता है वह है रीड ओनली मेमोरी। यह क्वेश्चन भी हमारा आता है। रोम का फुल नेम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक विशेष प्रकार की रैम होती है जो नॉन वॉलेटाइल होती है। इसका अर्थ है कि इसमें जो डाटा होता है वह स्थायी रूप से संग्रहित होता है। रोम के अंदर जो हमारा डाटा है वह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, जबकि रोम के अंदर डाटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। इस डाटा को प्रोग्रामर द्वारा ना तो पढ़ा जा सकता है और ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। इसी वजह से इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। चूँकि जो रोम है वह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अतः इसमें संग्रहित डाटा विद्युत प्रवाह के बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यदि आपके कंप्यूटर में एक बार इसे स्टोर कर दिया जाता है इस मेमोरी के अंदर, रोम के अंदर, तो उसमें रखा हुआ डाटा कभी भी नष्ट नहीं होगा। विद्युत प्रवाह चाहे उसके अंदर चालू हो या चाहे बंद हो। रोम में डाले जाने वाले निर्देश इसकी रचना के वक्त ही डाल दिए जाते हैं। इसमें सामान्यतः पीसी का बूट प्रोग्राम होता है, वह संग्रहित किया जाता है। बूट प्रोग्राम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बूट प्रोग्राम वह पहला प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर को चालू करते ही सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। कंप्यूटरों के अतिरिक्त रोम का उपयोग कैलकुलेटर तथा लेजर प्रिंटर्स में भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। लेजर प्रिंटर्स में फ़ॉन्ट्स को सामान्यतः रोम में ही रखा जाता है। इसके बाद में हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी, जिसके अंदर हमने रैम और रोम के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। देखिए, प्राथमिक मेमोरी जो होती है वह आवश्यक तो है, परंतु फिर भी सीमित मात्रा तथा नाशवान होना इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं। जो हमने अभी तक प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी वह एक तो उसकी मात्रा सीमित होती है और वह वॉलेटाइल होती है, इसलिए ये दोनों इसकी सबसे बड़ी कमियां होती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप सेकेंडरी मेमोरी का जन्म हुआ। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी, ऑक्सिलरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे कि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी पूर्णतया नॉन वॉलेटाइल होती है, अर्थात इसमें रखा गया जो डाटा होता है वह विद्युत प्रवाह की अनुपस्थिति में भी सुरक्षित रहता है। एक बार यदि हम इसके अंदर डाटा को संग्रहित करके रख देते हैं तो उसके बाद में विद्युत प्रवाह हो या ना हो, इसमें रखा हुआ डाटा सालों साल सुरक्षित रहता है। यह प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सस्ती भी होती है और इसकी गति जो होती है वह भी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। इसलिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए होता है। इसके जो मुख्य उदाहरण हैं वह हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम इत्यादि। इन सभी में सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट उपकरण। आगे हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट उपकरण के बारे में। तो देखिए, ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है इस समय। फिर भी देखिए, इनपुट हम उसे कहते हैं जब हम किसी डाटा को, किसी निर्देश को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसे हम इनपुट की प्रक्रिया कहते हैं। और जब डाटा कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद में कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके जो हमें परिणाम प्रदान करता है उन्हें हम आउटपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर हमें परिणाम के रूप में डाटा प्रदान करता है उन्हें हम आउटपुट उपकरण के नाम से जानते हैं।
और यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी गणना से पूर्व डाटा तथा निर्देशों को डालना कंप्यूटर में आवश्यक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है, कंप्यूटर को जो दिमाग होता है, वह बिल्कुल शून्य होता है। उसके अंदर जब तक कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा तब तक कि हम उसे डाटा या इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, और इन गणनाओं के परिणाम को भी यूजर को वह प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम तभी उपयोगी सिद्ध होता है जबकि वह यूजर से संवाद करता है, और यूजर से संवाद करने का मतलब है कि वह डाटा इनपुट भी करता है और डाटा आउटपुट भी करता है। इसके लिए इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा निर्देश डालने में किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये ऐसे उपकरण होते हैं जो यूजर से डाटा ग्रहण करते हैं तथा उसे कंप्यूटर के समझने योग्य स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं। और कुछ जो मुख्य इनपुट उपकरण हैं वे हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। ये बात हम सभी जानते हैं कि हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा या निर्देश डालेंगे तो वो हम कौन कौन से उपकरणों से डाल सकते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से तो हम कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, माइक्रोफोन आदि के माध्यम से हमारा डाटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इसलिए हम इन सभी को इनपुट उपकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट उपकरण। तो देखिए, आउटपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर जनित परिणाम यूजर को दिखाने में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आउटपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से डाटा ग्रहण करके तथा उसे यूजर के समझने योग्य स्वरूप में परिवर्तित करके प्रदर्शित कर देते हैं। समझ गए होंगे आप आउटपुट उपकरण कि जो हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद में कंप्यूटर उनसे जनित जो परिणाम हमें प्रदान करता है, जिन उपकरणों के माध्यम से, उन उपकरणों को हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। और कुछ मुख्य आउटपुट उपकरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर आदि। तो इनपुट उपकरण, इनपुट आउटपुट उपकरण के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड हमारा इनपुट उपकरण होता है और यह सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला इनपुट उपकरण है। इसमें पाई जाने वाली जो कीज होती हैं, जो कुंजियाँ होती हैं, उनकी व्यवस्था एक टाइपराइटर की कीज की भांति होती हैं, परंतु इसमें टाइपराइटर के अलावा अन्य भी कई अतिरिक्त कीज़ होती हैं। इस पर हम अलग अलग कीज़ को दबाकर कोई भी निर्देश या डाटा टाइप करते हैं। सर्वाधिक जो उपयोग में लाया जाने वाला कीबोर्ड है वह QWERTY कीबोर्ड होता है, QWERTY। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कीबोर्ड कौन सा है और उस कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़, कितनी कुंजियाँ होती हैं। तो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड होता है और इसके अंदर 101 कुंजियाँ होती हैं। इसका परिचय IBM के द्वारा किया गया था और इस कीबोर्ड का नाम QWERTY इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो सबसे पहली पंक्ति के प्रथम 6 वर्ण होते हैं Q, W, E, R, T तथा Y, इन 6 वर्ड्स के नाम पर इसका नाम QWERTY कीबोर्ड रखा गया है। वैसे आजकल 110 कुंजियों तक वाले भी कीबोर्ड आने लगे हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाते हैं वो 101 तथा 104 कीज़ वाले कीबोर्ड ही होते हैं। देखिए, जो कोई भी कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में अंग्रेज़ी वर्णमाला के सभी अक्षर होते हैं, A to Z, अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल तथा ऑल्ट की होती है, एंटर या रिटर्न कीज़ होती हैं, कर्सर, फंक्शन कीज़ होती हैं तथा कुछ अन्य कीज़ भी होती हैं।
देखिए फंक्शन की जो होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर, हमारे कीबोर्ड के अंदर उनकी संख्या 12 होती है। फंक्शन कीज़ की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। नेक्स्ट है हमारा माउस। देखिए माउस भी एक इनपुट उपकरण ही होता है, क्योंकि हम माउस के माध्यम से भी हमारे डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। और चूहे जैसा आकार होने के कारण इस पॉइंटिंग उपकरण को माउस के नाम से जाना जाता है। इस इनपुट उपकरण की मदद से अब कंप्यूटर में निर्देश देना बहुत आसान हो गया है। इसका मुख्य उपयोग चित्र तथा अन्य ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। माउस को एक समतल सतह पर, जिसे माउस पैड के नाम से जाना जाता है, उस पर हथेली के बीच में दबाकर चलाया जाता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर में निर्देश दिए जाते हैं। माउस के साथ स्क्रीन पर एक एरो जुड़ा होता है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। देखिए आप कभी भी जब माउस को अपने हाथ में लेकर उसे मूव कराएंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर पर एक तीर दिखाई देता है। उसी तीर को हम पॉइंटर के नाम से जानते हैं। पॉइंटर का जो स्वरूप है वह मॉनिटर पर हिलता हुआ नज़र आता है और इस प्रकार से हम इस पॉइंटर को पूरी स्क्रीन पर घुमा सकते हैं। अधिकांशतः जो माउस होते हैं वो यांत्रिक तकनीक से कार्य करते हैं। इनके निचली सतह पर रबड़ की एक बॉल लगी हुई होती है जो चारों दिशाओं में घूम सकती है। माउस में लगे हुए सेंसर इसके घुमाव की दिशा को पहचान कर स्क्रीन पर पॉइंटर को भी उसी दिशा में घुमा देता है। लेकिन आजकल यांत्रिक माउस के स्थान पर ऑप्टिकल माउस का अधिक प्रयोग होने लगा है। इसमें जो ये ऑप्टिकल माउस होता है इसमें कोई भी यांत्रिक भाग नहीं होते हैं जो गतिशील होते हैं। इनके स्थान पर एक फोटो डिटेक्टर लगा होता है जो माउस की लंबवत तथा समानांतर दिशा में घुमाव को पहचानते हैं तथा इसकी सूचना कंप्यूटर को भेजते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर जो है वह एक आउटपुट उपकरण है जिससे सामान्यतया कागज़ पर प्रिंट निकाला जा सकता है। अब आप देखिए प्रिंटर का जो परिणाम होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद में जो हमें परिणाम प्रदान करता है वह 2 प्रकार से हमें परिणाम प्रदान करता है। एक तो होता है हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। तो जो प्रिंटर का जो परिणाम होता है उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं, जबकि जब कंप्यूटर से हम प्रिंट नहीं करवाते हैं और मॉनिटर पर जो हमें स्क्रीन पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। और जब प्रिंटर के द्वारा कागज़ पर प्रिंट होकर के हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। आज के वर्तमान समय में कई प्रकार के प्रिंटर उपलब्ध हैं। इन प्रिंटरों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड इंकजेट प्रिंटर एंड थर्ड लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। तो फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सीरियल प्रिंटर होता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो एक बार में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करता है। प्रिंट हेड में पिनों की व्यवस्था होती है। प्रिंट हेड तथा कागज़ के मध्य एक रिबन लगा होता है जिस पर कार्बन के रूप में स्याही लगी होती है। जब किसी अक्षर को प्रिंट करने के लिए निर्देश दिया जाता है तो उस पर अक्षर की आकृति के अनुसार पिन निकलकर रिबन पर चोट करती है, फलस्वरूप वह अक्षर कागज़ पर छप जाता है। तो इस सारी प्रोसेसिंग के बाद में हमारा प्रिंटर हमें कागज़ पर प्रिंट करके प्रदान करता है। इस प्रकार के प्रिंटर से जो निकला हुआ अक्षर होता है वह बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अतः यह बहुत अधिक साफ नहीं होता है। यह प्रिंटर 200 से 500 अक्षर प्रति सेकंड छापने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसकी प्रिंटिंग गति होती है वह काफ़ी तेज़ होती है और इसकी कीमत भी काफ़ी कम होती है।
नेक्स्ट है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी सीरियल प्रिंटर की श्रेणी में ही आता है और इनके प्रिंट हेड द्वारा प्रिंटिंग कागज पर स्याही की बहुत बारीक बूंदों को छिड़क दिया जाता है। इंकजेट प्रिंटर रंगीन छपाई करने में भी सक्षम होते हैं। ये इसकी एक खास बात होती है इंकजेट प्रिंटर की कि यह रंगीन छपाई भी करता है, जबकि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वह ओनली ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग ही करता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में रंगीन छपाई भी की जा सकती है। इसके लिए इनमें रंगीन तथा काली स्याही से भरी कार्ट्रिजेस होती हैं। इन कार्ट्रिजेस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें नोजल्स कहा जाता है। उनसे छपाई करते समय स्याही निकलती रहती है और इंकजेट प्रिंटर की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है, परंतु इसकी जो स्पीड होती है वह कम होती है डॉट मैट्रिक्स की अपेक्षा। यह प्रिंटर काफ़ी सस्ते होते हैं, परंतु इनकी स्याही जो इनके अंदर जो स्याही यूज़ की जाती है, इंक की जाती है, वह बहुत महंगी होती है। नेक्स्ट है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आजकल जो वर्तमान युग में वर्तमान समय में जो प्रिंटर्स काम में लिए जाते हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होता है और लेज़र प्रिंटरों के द्वारा एक बार में एक पेज प्रिंट होता है। एक साथ में एक पेज उसके अंदर प्रिंट होता है। ऐसा नहीं कि एक एक अक्षर एक एक बार में प्रिंट होगा जैसे कि पहले प्रिंटर्स से होता था। इसमें एक साथ में एक बार में एक पूरा का पूरा पेज प्रिंट हो जाता है और बहुत कम समय में इसमें प्रिंटिंग होती है। इन प्रिंटरों में एक लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है और उस लेज़र किरण का उपयोग करके प्रिंट किए जाने वाले पेज की प्रतिकृति एक चार्ज युक्त ड्रम पर बनाई जाती है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक चार्ज युक्त ड्रम पर इसकी जो हम पेज प्रिंट करने के लिए उसमें डालते हैं उसकी प्रतिकृति बनाई जाती है और इस ड्रम पर बनी हुई प्रतिकृति टोनर को आकर्षित करती है। यहाँ पर टोनर का मतलब स्याही का पाउडर होता है, उसको वह आकर्षित करती है। टोनर के इन कणों को कागज़ पर बाद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से कागज़ के ऊपर प्रिंटिंग हो जाती है। ये जो लेज़र प्रिंटर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इनका उपयोग अधिकतर डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। इनकी जो प्रिंटिंग करने की गति होती है वह काफ़ी तेज़ होती है और छपाई की गुणवत्ता सबसे बेहतर होती है। इसी वजह से वर्तमान समय में अधिकांशतः लेज़र प्रिंटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन इनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वह काफ़ी तेज़ होती है प्रिंटिंग करने की और इसकी जो गुणवत्ता होती है वह भी बहुत बेहतर होती है। इसलिए अधिकांशतः इन्हीं प्रिंटर्स का प्रयोग वर्तमान समय में किया जाता है। और इस लेज़र प्रिंटर जो है इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसमें प्रिंटिंग के वक्त कोई भी आवाज़ नहीं आती है, जबकि यदि इसकी अपेक्षा हम देखें कि पहले जो प्रिंटर्स थे जिनके बारे में हमने बात की थी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, उन प्रिंटर्स से जब कागज़ पर प्रिंट किया जाता था तो उसके अंदर काफ़ी आवाज़ होती थी जिससे काफ़ी डिस्टरबेंस होता था। लेकिन जो हमारा लेज़र प्रिंटर है उसकी प्रिंटिंग की एक ख़ास बात होती है कि इस प्रिंटर के अंदर जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो उसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं होती है, इसलिए इन्हें शांत प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और अक्सर आता है कि शांत प्रिंटर कौन से प्रिंटर को कहा जाता है। तो आप नोट कर लीजिए इसे, लेज़र प्रिंटर को शांत प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेज़र प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हम लेज़र प्रिंटर को शांत प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर मैंने आपको बताई दिया कि आउटपुट उपकरण होता है और इस तरह से प्रिंटर के माध्यम से हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे अन्य इनपुट आउटपुट उपकरणों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि माइक्रोफोन है, स्पीकर है, मॉडेम है, स्कैनर है, प्लॉटर्स हैं।
इन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आगे हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। अभी जो हमारा मैंने आपको बताया था कि हम हार्डवेयर के अंदर ही अभी हम पढ़ रहे हैं और हार्डवेयर के अंदर ही हमारी नेक्स्ट क्लास में भी हम हार्डवेयर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।